नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के जीएस दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति के उत्तर प्रदेश के बुक के बारे में। और इसमें जो है पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आज जो कि इसका लास्ट इस बुक का होगा और इसमें हम आज कंप्लीट करेंगे इस बुक को। ठीक है, तो ये पूरी बुक जो है मैं पूरे 4 पार्ट में कंप्लीट किया हूँ। तो 3 पार्ट हो चुका है, आज चौथा पार्ट इसमें देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, जो कि खासकर यूपी से संबंधित जितने भी पेपर होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यूपी से संबंधित जो जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन है या टॉपिक है या पॉइंट है, तो सारे इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और देखने से पहले अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट को नहीं देखा है तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो देखेंगे तभी ये जो है समझ में आएगा, क्योंकि उसी का ये नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें चारों पार्ट एक में कर दूंगा, आप लोग को पूरी बुक वो चारों पार्ट में मिल जाएगी। ठीक है, पार्ट 1 में देखा जाए तो पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 33 तक, जो 30 तक जो था वो पार्ट 1 में है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो 60 तक या 62 तक पार्ट 2 में है, और पार्ट 3 में जो है 62 से लेकर और 86 तक जो है पार्ट 3 में है। आज की इस पार्ट में जो कि पार्ट 4 है, इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश की योजना और नीतियाँ, उत्तर प्रदेश से पुरस्कार और प्रमुख जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। तो ये पार्ट 4 में इतना सारा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये बुक जो है एंड हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जीके प्रिंस एकेडमी चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21, इसमें देखेंगे राज्य व्यवस्था एवं लोक वित्त। इसमें स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 की बात करें तो 3.8% आता है। ठीक है, और इसके बाद प्रचलित चालू कीमतों पर जो है 6.5% होता है। अब इसके जो है राज्य व्यवस्था और लोक वित्त संबंधित अन्य प्रमुख तथ्यों की बात करेंगे। देखिए, राज्य के संसाधन के मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन और केंद्र से अंतरण के आधार पर प्राप्त होता है। राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो वो है करेत्तर राजस्व तथा केंद्र सरकार से अंतरण। केंद्रीय अंतरण के स्रोत की बात करें तो केंद्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश और केंद्र से प्राप्त अनुदान, ये सब केंद्रीय अंतरण के अंतर्गत आता है। राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर और करेत्तर राजस्व का अंश जो है 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 45.53% था, अर्थात राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 54.547% अंश जो है केंद्र सरकार के अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। जुलाई 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी प्रणाली लागू की गई है, और ज्ञातव्य है कि पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होने वाले कर को छोड़कर मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट के सभी घटक जीएसटी में समाहित किए गए हैं। ठीक है, और मनोरंजन कर एवं लग्जरी कर भी जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। लेकिन जो पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित जितने भी हैं तो उनको छोड़ा, इस जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जीएसटी की हिस्सेदारी लगभग 39.5% है, जबकि वैट का अंश जो है लगभग 16.7% है। ठीक है, राज्य का उत्पाद शुल्क का अंश 21.9% हो गया है, और स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क का अंश लगभग 13.4% हो गया है। राज्य स्वयं का कर राजस्व इन्हीं मदों से प्राप्त होने वाले कर पर ही मुख्यतः जो है निर्भर रहता है। ठीक है, इसके बाद राज्य के स्वकर राजस्व की संरचना 2019-20 के अनुसार देखेकर तो पहला नंबर जो है जीएसटी, और इसमें अगर हम देखते हैं तो 39.5% आता है। दूसरा है राज्य उत्पाद शुल्क, जो कि आपका आ जाएगा 21.9%। इसके बाद तीसरा आता है मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट, जो कि आता है आपका 16.7%। ठीक है, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क जो है 13.4% है। इसके बाद विद्युत कर जो है 5 जो नंबर पे है 2.3%। भू राजस्व कर की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5%। वाहन कर जो है वो 5.7%। ये इस तरीके से जो कर राजस्व की संरचना है राज्य के स्तर पर, तो ये इस तरीके से इसमें आवंटित होता है। ठीक है, पूंजीगत परिव्यय यह क्या होता है, तो राज्य के विकासात्मक गति को प्रदर्शित करने वाला यह व्यय होता है। यद्यपि पूंजीगत परिव्यय का कोई मानक निर्धारित नहीं है, फिर भी यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी
के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा राज्य के लिए बेहतर माना जाता है। राज्य के पूंजीगत परिव्यय का जीएसडीपी से परसेंटेज 2018-19 में 4.23% तथा 2019-20 में 4.68% के स्तर पर रहा है। राज्य के ऋण की सेवा के दो घटक हैं। पहला है ऋणों का प्रतिसंधाय एवं ब्याज अदायगी, ठीक है, जिसमें विगत वर्षों में लगातार कमी हुई है। एक दशक पूर्व ऋण सेवा का राजस्व प्राप्ति से अनुपात 26% से अधिक था, जो वर्ष 2015-16 तक घटते हुए 14.5% के स्तर पर आ गया है। इसके उपरांत यद्यपि ऋण सेवा में वृद्धि परिलक्षित हो रही है तथा वर्ष 2018-19 में 16% के स्तर पर आ गया एवं वर्ष 2019-20 में इसके 16.2% रहने का अनुमान किया गया है। ठीक है, राज्य की संरचना में सर्वाधिक अंश बाजार ऋण का होता है और 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल ऋणग्रस्तता का लगभग आधे से अधिक अंश अर्थात 58.2% अंश जो है बाजार ऋण से ही प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात अल्प बचत निधि से लिया गया ऋण लगभग 10.6% है और 14वें वित्त आयोग के द्वारा संस्तुति के क्रम में NSSF राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रक्रिया समाप्त होने में इसमें लगातार कमी हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं। राजस्व व्यय क्या है, इसके मुख्य भाग की बात करेंगे तो राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय, ये सारे राज्य व्यय के मुख्य भाग हैं। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय विकासेतर व्यय की श्रेणी में आता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के विकासेतर राजस्व व्यय का अंश कुल राजस्व के व्यय में घटकर 34% के स्तर तक आ गया था, परंतु इसके उपरांत इसमें लगातार वृद्धि परिलक्षित हो रही है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि विकासेतर राजस्व व्यवस्था में मुख्य रूप से पेंशन एवं ब्याज की मद शामिल है तथा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप 1 जनवरी 2017 को प्रभावित थी, जो है 1 जनवरी 2016 से पेंशन पुनरीक्षण फलस्वरूप आगे वर्षों में % लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें प्रादेशिक विकास में चुनौतियां क्या क्या हैं, तो वर्ष 2024 तक प्रदेश को 1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाना। इसके बाद अगर देखा जाए तो कोविड महामारी जो कोविड-19 है उसकी महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना। तीसरी चुनौती है वर्ष 2022 तक कृषि आय को 2 गुना करना। ठीक है, और चौथी चुनौतियां हैं विभिन्न राज्यों में वापस आए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना। ये विभिन्न चुनौतियां हैं। ठीक है, अब प्रदेश सरकार द्वारा प्रादेशिक विकास में चुनौतियों हेतु रणनीति क्या क्या किया गया है, तो वर्ष 2017-18 के बजट में किसानों को प्रधानता दी गई है। ठीक है, 19-20 के बजट में महिलाओं को सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण से सकारात्मक परिवर्तन लाए जाने के लक्ष्य को प्रधानता किया गया है। वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास की प्रधानता की गई है। वर्ष 2020-21 के बजट में युवाओं को शिक्षा, कौशल संवर्धन एवं रोजगार के साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधा, त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने हेतु को प्रमुखता दिया गया है। अब कुछ प्रमुख तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए, रणनीतिक परिवर्तन के अंतर्गत प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य नीति आयोग का गठन कर राज्य के समेकित तथा सतत विकास के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। राज्य सरकार का यह वचनबद्ध व्यय है जिससे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। 2015-16 में यह राजस्व व्यय का 56.1% था, जो 2018-19 में घटकर 55.1% पर आ गया है। ठीक है, प्रदेश में पॉक्सो एक्ट है जो कि इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट के अधीन प्रचलित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 न्यायालयों के गठन का निर्णय लिया गया। अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक कोर्ट्स की संख्या टोटल 81 है। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 25 कोर्ट तथा 13 कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना किया गया है। निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। 24 स्थायी लोक अदालत और 75 जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण में प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, और सभी 75 जनपद में ODF जो है घोषित हो चुके हैं, सभी 75 जनपद।
उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम से संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हो गया। अब अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि आंकड़ों से भूमि उपयोग के आंकड़े 1000 हेक्टेयर में दिया गया है। ये कृषि से संबंधित है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल की बात करें तो 2017-18 में 24,170 हेक्टेयर था। इसके बाद वन 1671 जो कि 6.91% रहा है परसेंटेज में बात करें। ठीक है, ऊसर एवं खेती योग्य अयोग्य भूमि की बात करें तो 444,000 हेक्टेयर है, 1.84% रहा है। ठीक है, खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि जो है वो 13.09% है, जो कि 3,163 हेक्टेयर के अंतर्गत आता है। कृषि अयोग्य भूमि की बात करें 389,000 हेक्टेयर है और ये जो है 1.61% के बराबर है। स्थायी चारागाह एवं अन्य चारागाही की भूमि है 0.016% जो कि 66,000 हेक्टेयर आता है। ठीक है, वृक्ष झाड़ियाँ आदि भूमि की बात करें तो 1.17% है, 283 हेक्टेयर। इसके बाद अगर आता है वर्तमान प्रति तो 1,061 हेक्टेयर जो कि ये आता है आपका 4.39%। ठीक है, अन्य प्रति में जो है 2.28% है, 552 हेक्टेयर। वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल है 16,582 हेक्टेयर जो कि ये आता है आपका 68.44%। ठीक है, इसके बाद एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल जो है 10,322 है और कुल बोया गया क्षेत्रफल 26,864 है। ठीक है, इसके बाद 19-20 में खपत एवं उपलब्धता की स्थिति की बात करें तो देखिए फसल है चावल की खपत है 133 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और उपलब्धता कितना है 207 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद गेहूं की खपत 284 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और 441 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता है, यानी उपलब्ध है। ठीक है, धान्य फसलों में 454 ग्राम खपत है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और 703 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है। दाल 85 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो खपत आती है और दाल जो है 29.8 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद खाद्यान्न फसलों में देखेंगे तो 539 ग्राम प्रतिदिन खपत आता है और उपलब्धता की बात करेंगे तो 733 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है। तिलहन में जो है 19 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत आता है और 6.1 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है हमारे पास उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है आयात करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब कृषि से संबंधित प्रमुख अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से जो है देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश में 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस राज्य की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय तथा खेती के अनुकूल है। और इसके बाद प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है तो कृषि है और लगभग 66% आबादी खेती और इसकी सहायक गतिविधियों में से आजीविका कमाती है। कृषि गणना 2011-12 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का परसेंट 79.5 था, जो कि 15-16 में बढ़कर 80.2% हो गया। प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है। वर्ष 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल कर्मकारों में कृषकों का परसेंटेज 41.1 से घटकर 29% हो गया, जबकि कृषक श्रमिकों का परसेंट 24.8 से 30.3% तक हो गया है। इसे कृषि विकास हेतु अच्छा संकेतक नहीं माना जा सकता है। प्रदेश जो है गेहूं और खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है, किंतु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों में पीछे है। ठीक है, प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है, किंतु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रमशः 65.14% एवं 66.27% कम है। ठीक है, और इसके बाद मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था और प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या 2014 के 117 से बढ़कर 2018 में 173 हो गई। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में जल से राज्य में गेहूं, मक्का, धान, आलू, गन्ना, तिलहन, दलहन और कई फलों तथा सब्जियों की खेती की जाती है। प्रदेश में देश के लगभग 19.2% खाद्यान्न और 10.8% फल और 15.4% जो है सब्जियों का उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखिए 2018-19 में प्रमुख फसलों के योगदान में प्रदेश की स्थिति के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। उत्पादन है, एक तरफ उत्पादकता है और उत्पादन जो है लाख मीट्रिक टन में है, उत्पादकता कुंटल पर हेक्टेयर में है। ठीक है, देखते हैं चावल की बात करें तो इसका उत्पादन होता है 159 लाख मीट्रिक टन में। भारत में 1164 है और योगदान परसेंटेज है चावल का 13.3%।
प्रदेश का स्थान है द्वितीय, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्पादकता की बात करेंगे तो 27 कुंटल पर हेक्टेयर है और 26 कुंटल पर हेक्टेयर जो है भारत में उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर प्रदेश का क्रम इस क्रम में देखते हैं तो आता है 7वां स्थान, ठीक है। ये बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं का प्रदेश में उत्पादन की स्थिति में अगर देखते हैं तो गेहूं का उत्पादन होता है 380 लाख मीट्रिक टन और पूरे भारत में 1021 लाख मीट्रिक टन होता है। और अगर परसेंटेज में देखते हैं तो 32% है। प्रदेश में जो है प्रथम स्थान है प्रदेश का। और इसके बाद अगर उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो 38 कुंटल पर हेक्टेयर होता है और भारत में जो है 35 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। और अगर प्रदेश के क्रम में देखते हैं उत्पादकता की दृष्टि से तो चौथा स्थान आता है। दलहन की बात करें तो 24 है प्रदेश में इसके उत्पादन क्षमता और 234 जो है पूरे भारत में है। 10.24% जो है योगदान परसेंटेज का है। तीसरा स्थान आता है पूरे भारत में दलहन उत्पादन में, ठीक है। और उत्पादकता में जो है दूसरा स्थान है। 10 कुंटल पर हेक्टेयर उत्पादकता है और पूरे भारत में 8 कुंटल पर हेक्टेयर उत्पादकता है, ठीक है। खाद्यान्न में देखें तो 604 है पूरे भारत में जो है 2849 लाख मीट्रिक टन है और परसेंटेज में देखें तो 19% लगभग आता है। प्रथम स्थान रखता है खाद्यान्न उत्पादन में। उत्पादकता की दृष्टि से तो 30 कुंटल पर हेक्टेयर आता है और भारत में जो है 22.99% हेक्टेयर कुंटल पर हेक्टेयर है। और प्रदेश का स्थान उत्पादकता की दृष्टि से छठा स्थान है, ठीक है। तिलहन की बात करें तो 13.31 है, 322 पूरे भारत में है, 4.313% आता है। 5वां स्थान रखता है पूरे भारत में, ठीक है। 10.5 कुंटल पर हेक्टेयर जो 10.8 कुंटल पर हेक्टेयर जो है पूरे भारत में उत्पादकता करता है उत्तर प्रदेश और 12.65% भारत का है। और प्रदेश का स्थान उत्पादकता की दृष्टि से 9वां स्थान है। अब देखते हैं पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य। दुग्ध उत्पाद की प्रगति की बात करें तो पशुधन कुक्कुट को छोड़कर संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश में जो है प्रथम स्थान रखता है, जहां देश के कुल पशुधन का 13.4% होता है, ठीक है। जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान 2.56% है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दूध देखते हैं। मीट्रिक टन में 2017 में उत्पादन था 290 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, 2017 में। इसके बाद 2018-19 में देखते हैं 305 लाख मीट्रिक टन होगा, 1919-20 में 318 लाख मीट्रिक टन होगा। तो इसमें बढ़ोतरी देखते हैं, आप देख सकते हैं दूध में उत्पादन में, ठीक है। ऊन की बात करेंगे तो ऊन जो है 2017-18 में 1299 हज़ार किलोग्राम था और 2018-19 में जो है 1316 किलोग्राम हो गया 1000 किलोग्राम। इसके बाद 2019-20 में भी 1316 हज़ार किलोग्राम उत्पादन था, ठीक है। अंडा की बात करते हैं करोड़ में जो है तो 2017-18 में 243 करोड़ था, 2018-19 में 261 करोड़ उत्पादन हुआ। इसके बाद 19-20 में 310 करोड़ का उत्पादन हुआ था, ठीक है। मांस के उत्पादन में देखते हैं तो 1151 मीट्रिक टन है 1000 मीट्रिक टन में। इसके बाद 2018-19 में 1227 था और 2019-20 में 1020 हो गया, यानी कि इसमें देखिए कम हुआ, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की बात करें, कौन सी गाय है वो साहिवाल गाय है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन है तो गिर गाय है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो साहिवाल, भारत की बात करेंगे तो गिर गाय, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन है तो वो है होल्स्टीन फ्रीजियन गाय, ठीक है। दूध की रानी किसको कहते हैं तो सानेन बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। संपूर्ण आहार और बायो इंडिकेटर के रूप में मछली जैविक पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है। भारत में लगभग 2200 तथा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रणाली में मछलियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में भारत का मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। झींगा उत्पादन में जो है पहला स्थान है और जहां कुल मछली उत्पादन का लगभग 6.3% उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में जो है तीसरा स्थान है, ठीक है। भारत विश्व में जो है सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है और उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। देश में दुग्ध उत्पादन 2018-19 में 6.5% से बढ़कर 18.77 करोड़ टन हो गया, जबकि 17-18 में 17.63 करोड़ टन था, ठीक है। 2018-19 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 394 ग्राम हो गई। प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में शाहजहांपुर महिला मिल्क यूनियन यानी कि समूल की स्थापना की गई है, जो कि राष्ट्रीय डेयरी विकास के बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में।
तो प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए समन्वित बागवानी विकास मिशन, औषधीय पौध मिशन और बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गुणवत्ता, पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है संचालित किए जा रहे हैं। अब बागवानी फसलों में का उत्पादन देख लेते हैं 17-18 में। तो उत्तर प्रदेश में इतना हुआ, योगदान परसेंटेज की बात करेंगे तो 30.32% रहा था। ठीक है, आलू की बात करते हैं, ये आलू का उत्पादन की बात हुई है। अब आलू के 1000 मीट्रिक टन में बात करें तो भारत का स्थान 51,310 हज़ार मीट्रिक टन है। और आलू के उत्पादन में 3 प्रथम राज्य की बात करते हैं तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान बिहार का है। ठीक है, आम के उत्पादन में बात करें तो आम उत्पादन में 3 प्रथम राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश पहला है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा बिहार का नंबर आता है। भारत में बात करते हैं तो 21,822 मीट्रिक टन जो है उत्पादन हुआ। उत्तर प्रदेश में 4,551 मीट्रिक टन उत्पादन। टोटल योगदान भारत में जो है उत्तर प्रदेश का 20.86% रहा। ठीक है, इसके बाद अमरूद उत्पादन की बात करते हैं तो प्रथम स्थान देख लेते हैं। अमरूद उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार। भारत में उत्पादन हुआ 4,053 मीट्रिक टन और उत्तर प्रदेश में 928 हज़ार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जो कि 22.9% रहा है पूरे भारत का में उत्तर प्रदेश का स्थान। ठीक है, इसके बाद वर्ष 21-22 में औद्योगिक विकास खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम है तो 812 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, जो प्रदेश सरकार के कुल बजट का 0.16% है। ठीक है, प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों है 2019-20 में 579.37 करोड़ रुपए व्यय किया गया। वर्ष 2017-18 में आलू, आम, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान रहा। ठीक है, प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। 2017-18 में प्रदेश के कुल 10,539 मीट्रिक टन फल का उत्पादन हुआ, जो भारत के कुल उत्पादन का 10.8% है। 2017-18 में प्रदेश में कुल 28,316 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन हुआ, जो भारत के कुल उत्पादन का 15.36% है। जो सब्जी उत्पादन में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके बाद फल उत्पादन में भारत के अंशदान की बात करते हैं 17-18 में तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है 15,215। कुल उत्पादन में प्रदेश का परसेंटेज है 15.63%। महाराष्ट्र का 11,728 मीट्रिक टन है। कुल उत्पादन में प्रदेश का स्थान 12.05%। गुजरात का तीसरा स्थान है 8,966 मीट्रिक टन, जो कि कुल उत्पादन में 9.26% है। उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है 10,539 मीट्रिक टन। ठीक है, कुल उत्पादन में प्रदेश का भाग है 10.82%। ठीक है, सब्जी उत्पादन में प्रदेश का अंशदान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का अंशदान है 28,316 मीट्रिक टन। कुल उत्पादन की बात कर देंगे परसेंटेज में तो 15.36% आता है। मध्य प्रदेश का 17,545 मीट्रिक टन उत्पादन में अंशदान है। और अगर देखते हैं परसेंट अंश का तो 9.52% अंश आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल 27,695 मीट्रिक टन है और कुल उत्पादन प्रदेश का परसेंटेज अंश आता है 15%। बिहार की बात करें तो 15,863 मीट्रिक टन है और कुल उत्पादन में जो है परसेंटेज का अंश आता है 8.6%। अब सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र का सकल राज्य मूल वर्धन यानी कि GSVA में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, सेवा क्षेत्र 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का GSVA में लगभग 50.2% का योगदान है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीय क्षेत्र के योगदान क्रमशः 23% और 26.8% है। ठीक है, वर्ष 2018-19 और 19-20 में इस क्षेत्र के वृद्धि दर क्रमशः 7.6% और 7.7% रही है। प्रचलित चालू कीमतों पर प्रदेश के सकल घरेलू वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 45.5% था, जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 49.7% हो गया। ठीक है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य एवं मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है, जिनसे जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता, कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। अब प्रदेश में मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर प्रति हजार और शिशु मृत्यु दर को एक टाइम टेबल पर देख लेते हैं। ठीक है, तो जन्म दर था कुल 25,000 प्रति हजार जीवित जन्म दर है और शहरी में बात करेंगे तो 22 आता है और इसके बाद ग्रामीण में बात करते हैं जन्म दर तो 26.6% है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मृत्यु दर की तो 6 प्रति हजार जीवित पर होता है मृत्यु दर।
5 शहरी में 5 आता है प्रति हज़ार पर और 7 जो है ग्रामीण में आता है। प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वो 19 प्रति हज़ार पर है, 17 जो है शहरी में है और 19 जो है ग्रामीण में है। शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो 43 है प्रति हज़ार जीवित जन पर, और इसके बाद अगर हम बात करें तो 35 आता है शहरी में और 46 जो है वो ग्रामीण में आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं श्रम शक्ति एवं सेवा योजन। श्रम शक्ति का अभिप्राय 15 से 59 वर्ग आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जा सकता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों के रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 1,01,114 लाख थी और प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो कि 55.77% है। प्रदेश में कुल कर्मकारों की संख्या जो है परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो 28.96% है, 3.3% कृषि क्रमिक के रूप में, 5.92% पारिवारिक उद्योग धंधों के रूप में और 34.82% अन्य कार्यों में लगे हैं। ठीक है, इसके बाद सतत विकास लक्ष्य की बात करेंगे। इसी में देखते हैं SDG जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं विकास लक्ष्य के उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देखते हैं सतत विकास लक्ष्य में। ठीक है, देखिए नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप सूचकांक तैयार किया गया। वर्ष 2019 में नीति आयोग की रिपोर्ट में 17 में से 16 SDG लक्ष्यों को शामिल किया गया, जिसमें से जबकि वर्ष 2018 में 13 लक्ष्यों को ही शामिल किया गया था। ठीक है, नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की। समग्र सुधार शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश उच्चतम है, जिसने 2018 में समग्र स्कोर 42 से सुधार कर 2019 में से 55 कर लिया है। लक्ष्य 6, 7 एवं 9 में बड़ा सुधार हुआ है। 6 में स्वच्छ पानी और स्वच्छता, लक्ष्य 9 में उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं और क्रमशः 39 और 44 अंक तक चढ़ गए हैं, जबकि लक्ष्य 7 में सस्ती, प्रदूषण और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा और छलांग 40 अंकों की रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आर्थिक समीक्षा 2020-21 अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो देखती है। राजकोषीय घाटे SDP से GSDP से प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 2.63% के स्तर पर था, जो वर्ष 2018-19 में घटकर 2.38% पर के स्तर पर आ गया है। ठीक है, इसके बाद महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति की शुरुआत की गई, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायक होगी। नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं एवं लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का गठन किया गया। इसके बाद बैंकिंग नेटवर्क में मार्च 2020 तिमाही में औसतन एक आउटलेट प्रति 2.41 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर औसतन 2.28 वर्ग किलोमीटर हो गया। जून 2020 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल 18,988 बैंक शाखा, 18,549 ATM एवं 69,401 बैंक मित्र और इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की 76 शाखाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कृषि प्राथमिकता क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों हेतु ऋण के विभाग में क्रमशः 25.98%, 58.34% और 18.94% रहे। MSME अथवा व्यावसायिक इकाई कृषक समाज के पिछड़े हुए भारत सरकार द्वारा मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 6.63 करोड़ खाते यानी 16.48 खाते खोलते हुए प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से करने और मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, वर्ष 2018-19 में प्रदेश में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के अपेक्ष 604,15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। ठीक है, जो अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डिटेक्शन ऑफ सोयाबीन इन मिल्क पाउडर हेतु PCDF यानी NDDB का विकसित टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया। PCDF द्वारा विकसित इस जांच प्रणाली को NDDB द्वारा मिल्क डे यानी कि 1 जून 2018 पर इनोवेशन अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी में विटामिन D और A और D युक्त फोर्टिफाइड पराग दूध का जो है विक्रय प्रारंभ कराया गया। प्रदेश में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड शाहजहांपुर में स्थापित किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन यानी कि ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मनरेगा में प्रदेश मजदूरी दर 182 रुपये प्रति मानव दिवस से बढ़ाकर 201 रुपये निर्धारित कर दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के अंतर्गत सितंबर 2020 तक 14.3 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका। योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 कुल 16,700 और 2019-20 में जो है कुल 34,040 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2019-20 में ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निरंतर सुधार हुआ। प्रदेश को अचीवर्स राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष की 12वीं रैंक से छलांग लगाते हुए दूसरी रैंक हासिल की है। ठीक है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम का बड़ा बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 लागू किया। इसके अंतर्गत उद्यमी को निर्धारित प्रारूप पत्र भरकर जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में जमा करने होंगे तथा 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कार्यालय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 लाया गया। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों में विनिर्माण अधिष्ठानों के उत्तर प्रदेश में लागू की श्रम नियमों को 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने की क्या कहते हैं कि इसमें प्रावधान है। ठीक है। देश में कुल खनिज उत्पादन में अनुमानित मूल्य के संदर्भ में राष्ट्रीय उत्पादन में प्रदेश का 5% योगदान है। प्रदेश में 5 मार्च 2018 में सेवा क्षेत्र में 10.47 लाख कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से उत्पादन परियोजनाओं की अधिष्ठापना के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2016 प्रख्यापित की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट में भरतपुर के निकट झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय जलमार्ग से शुरू होकर इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर समाप्त होगा। विश्वकर्मा सॉफ्टवेयर माध्यम से निर्माण कार्य संबंधी पूरा प्रक्रिया पेपरलेस करने हेतु सभी अनुमोदन फाइल प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ाई है उन्हें के घर ग्राम तक ग्राम निर्माण मरम्मत हेतु मेजर ध्यानचंद पथ योजना चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत प्रदेश में जनपद जालौन कानपुर देहात मिर्जापुर प्रयागराज में कुल 440 मेगावाट सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने निजी उद्यमियों को निवेश और सुगमता पर्यटन के उद्देश्य उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नीति पर्यटन 2018 लागू की गई है। कुंभ 2019 में प्रयागराज में 2394 लाख भारतीय और 10 लाख विदेशी सहित कुल 2405 लाख पर्यटक भ्रमणार्थ अथवा स्नानार्थ आए, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इसके बाद वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की 87.9% वृद्धि के साथ ही विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी 25.5% की वृद्धि देखी गई। हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा लखनऊ वाराणसी क्षेत्रों में और इसके चारों ओर स्थित मनोहारी क्षेत्रों की स्थलों की यात्रा कराता है। SGPGI लखनऊ में एडवांस डायबिटीज एंड एक्रोकाइन साइंस सेंटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के 18 मंडलों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। ठीक है। प्रदेश ने वर्ष 2019-20 में बच्चों को चिन्हीकरण पंजीकरण नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए प्रारंभ किया। ठीक है। राज्य के सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा 30% की गिरावट लाने के लिए प्रदेश सरकार को भारत सरकार की तरफ से MMR अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद सामाजिक और सुरक्षा कल्याण पर वर्ष 2020-21 में आय व्यय और अनुमान में कुल चालू व्यय कुल पूंजित व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा कुल पूंजी व्यय का क्रमशः 8.7% तथा 2.5% रहा है। 18-19 में वास्तविक अनुमान में सामाजिक सुरक्षा कल्याण पर कुल चालू व्यय तथा पूंजी व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजी व्यय के क्रमशः 7.5% और 0.9% रहा था।
कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को 2500 रुपये प्रति माह लाभार्थी की दर से अनुदान किया जाएगा। गौरैया व अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियां एवं योजनाओं से संबंधित बातें, जो कि इसमें प्रमुख योजनाएं देखते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना घोषणा कब किया गया? तो 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। आवश्यकता क्या रही? तो कोविड-19 की महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों को भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए इसको जो है इस योजना को चलाया गया। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? तो 0 से 18 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। वित्तीय सहायता सरकार द्वारा बच्चे के वयस्क होने तो उसके अभिभावक को प्रति माह 4000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसके प्रमुख तथ्यों की बात करें तो ये इसके योजना अंतर्गत जो है परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये निर्धारित हुए, जिससे जून 2021 में बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया। और अगर हम बात करें तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं उनको प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से राजकीय बालगृह में देखरेख के लिए रखा जाएगा। अनाथ हुए बच्चे या बच्चियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों जो कि आवासीय रहेगा और राजकीय बालगृह आदि में जो है कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी किया गया है। इस योजना के लाभ की बात करें तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अथवा माता या पिता अथवा विधिक अभिभावक या फिर आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोविड के कारण हुई हो तो उन्हें जो है निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष की आयु के पश्चात शादी हेतु सरकार 1,01,000 रुपये का व्यवस्था जो है प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। बच्चों के चल और अचल संपत्तियों की जो है सुरक्षा की व्यवस्था भी किया गया। उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष की आयु के तक के बच्चों को टैबलेट अथवा लैपटॉप वितरण करने की भी व्यवस्था इसमें रखी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, तो क्या है? तो 15 मई 2021 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयों की स्थापना पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके वित्तीय सहायता की बात करें तो पात्र इकाइयों को प्लांट, मशीनरी और यंत्रों की स्थापना हेतु कुल व्यय का 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, जीएसटी एमएसएमई योजना के तहत भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ये वित्तीय सहायता इकाई के कार्यरत होने वाले दावे के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, प्रमुख तथ्यों में देखते हैं तो यह योजना अधिसूचना जारी होने के 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ लेने हेतु पात्र इकाई को किसी भी कमर्शियल बैंक या सीडीबी में आवेदन करना होगा। ठीक है, पात्र इकाइयों के लिए रिवॉल्विंग फंड का निर्माण और उससे उन्हें उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 के अंतर्गत 12 घंटे में एनओसी प्रदान करना इसमें मेन रहेगा। केंद्र सरकार से संबंधित एनओसी दिलवाने में फास्ट ट्रैक मोड की मदद करवाने की व्यवस्था भी है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। अब अगली योजना है शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए की आवास योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया 26 मार्च 2021 को। इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा विधवाओं को, कामकाजी महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को। ठीक है, आवश्यकता इसमें तो शहरी छात्रों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों हेतु किफ़ायती किराए पर आवास और परिसर उपलब्ध कराने हेतु जो है इस योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, प्रमुख तथ्यों में देखें तो लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों के निर्माण, संचालन और अंतर रखरखाव के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लागू किया जाएगा। ठीक है, ये बातें हो गई। अब अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य रहा है कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों में वापस आए श्रमिकों और कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराना मेन उद्देश्य रहा है। बजट में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसमें। इसके बाद मुख्य तथ्य की बात करते हैं तो स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता राशि बिना ब्याज के प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। वहीं पुरुष श्रमिकों को 4% की ब्याज दर से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके बाद
मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की बात करें तो इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, तो महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु इसकी ये योजना शुरुआत किया गया। बजट में आवंटन किया गया 2021-22 के बजट में 100 करोड़ रुपए की इसमें व्यवस्था किया गया है। ठीक है, कार्यान्वयन वर्ष 2021-22 से मुख्य तथ्यों में देखें तो ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की इसमें व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके बाद अगली योजना आती है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की घोषणा ये किया गया 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बजट 2020-21 में। ठीक है, उद्देश्य रहा था प्रदेश के युवाओं को उद्योगों तथा MSME इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना। ठीक है, आवश्यकता इसमें युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने हेतु आवश्यकता पड़ी। इसमें प्रशिक्षण भत्ता भी दिया था। युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह 2,500 रुपये की धनराशि केंद्र व राज्य के अनुपात की बात करें तो 1500 केंद्र और 1000 जो है राज्य सरकार प्रदान करता है। इसके बाद नई परियोजना है उत्तर प्रदेश कृषक मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये 14 सितंबर 2019 से लागू हुआ। इसका पूर्व नाम था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। शुभारंभ किया गया था 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें पात्रता कौन कौन से लोग हैं जो पा सकते हैं इस योजना का लाभ, तो किसान और उसकी पत्नी, पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होता है। इसमें योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान पात्र इसमें होंगे। संचालन ये जिलाधिकारियों के माध्यम से होता है। इसकी आवश्यकता की बात करें तो राज्य के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। ठीक है, बजट में अगर बात करें 2020-21 से 500 करोड़ रुपया और 21-22 से 600 करोड़ रुपये इसमें आवंटन किए गए। ठीक है, वित्त पोषण 100% ये राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, अगली योजना बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मतलब इसी योजना के प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो कृषक की दुर्घटना या मृत्युवश दिव्यांगता होने की दशा में उसके विधिक वारिस या वारिसों स्वयं कृषक के सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये का प्रदान करने का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा किसान अथवा उसके परिजन 60% से अधिक दिव्यांग की स्थिति में 2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए पात्रता का श्रेणी में रखे गए अन्य व्यक्ति की बात करें तो खातेदार, सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमायु सदस्य इसमें है और ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि अथवा बटाई पर खेती करते हों। ठीक है, अब इसके बाद स्वीकृति इसमें दी गई पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी योजना की बात करते हैं तो इसकी स्वीकृति दी गई 3 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, इसकी विशेषताएं की बात करें तो छोटे पावरलूम यानी कि 0.5 अश्वशक्ति तक प्रति माह 120 यूनिट और बड़े पावरलूम यानी कि 1 अश्वशक्ति तक प्रति माह 250 यूनिट तक 3.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान करने की इसमें व्यवस्था की गई है। जून 2006 में बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति कराए जाने की योजना भी शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगली योजना देखते हैं तो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। ठीक है, ये जो है 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। पर्यटन केंद्र का चयन की बात करें तो अगर इसमें देखते हैं तो संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार जो है ये चयन किया गया है और बजट में अगर देखें 200 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें निर्धारित है। इसके बाद वित्तायन की बात करते हैं तो पर्यटन विभाग विधायक निधि व CSR निधि से प्राप्त धनराशि द्वारा इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर योजना की देखभाल तो स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों अथवा प्रबंध समितियों का गठन करके इसका जो है देखभाल कराया जाता है। ठीक है, विशेषता में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक और आदि स्थलों का सतत विकास एवं संवर्धन करना, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल को विकसित करना आदि इसका मेन विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट योजना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, जो कि 11 नवंबर 2019 को प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष ग्राम योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने की मंजूरी प्रदान की। ठीक है, अब इस योजना के मेन कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, इसमें लाभ किसको होगा तो जिन परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय जो है 2 लाख रुपए से अधिक न हो। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो उद्देश्य क्या है इसका, तो ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना, स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन से करके रोकना, सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों को इससे लाभ दिलाना।
ठीक है। ऋण अनुदान की बात करें तो SC ST दिव्यांगों को प्रति इकाई लागत का 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये, जो भी हो कम हो अधिकतम, तथा अधिकतम सामान्य जात को 25% अथवा 50,000 रुपये तक जो भी कम हो ऋण अनुदान प्राप्त करने का प्रावधान है। किसी अन्य योजना अथवा मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ठीक है। इसमें पात्रता की बात करें तो 18 से 65 वर्ष की आयु तक इसमें पात्र है। अगली योजना है मदरसा आधुनिकीकरण योजना। तो 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को भारत सरकार का निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार नवीनतम नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा के अंतर्गत प्रदेश में आच्छादित मदरसों को केंद्रांश यानी कि केंद्र का अंश उसमें 60% और राज्य का अंश में 40% के अनुसार व्यय भार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत जो है 7,578 मदरसे आरक्षित हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट योजना की बात करते हैं तो देखिए प्रस्ताव 11 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के जो है ऋण से प्रस्तावित है ये। ठीक है। उत्तर प्रदेश कोर डेवलपमेंट नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना योजना के रोड सेफ्टी घटक की बात करें तो इसमें कुल लागत के 46.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो परिवहन विभाग, पुलिस, गृह विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यों को मंजूरी दिया गया। परियोजना की कुल लागत है 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त है। शेष वे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना। ये इसकी योजना की मंजूरी जो है 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। और विशेषता की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत निराश्रित बेसहारा गौवंश इच्छुक कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाएंगे। और इसमें प्रमुख तथ्यों की बात करें तो योजना के क्रियान्वयन से प्रथम चरण में 1 लाख गौवंश को सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रथम चरण है तो व्यय कितना किया गया तो 1,09,50,00,000 रुपये इसमें व्यय किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसे इच्छुक कृषकों, पशुपालकों, अन्य व्यक्तियों को 30 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण हेतु जो है धनराशि बैंक खाते में प्रति माह हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है। DBT प्रक्रिया से। अगली परियोजना है वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है। 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रदत्त योजना जो है वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि किया गया। ठीक है। संचालन इसका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। इसमें पात्र हैं 60 से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्धजन जो इस पात्र हैं इस योजना के। पेंशन राशि इसमें 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है, जिसमें 300 रुपये राज्य देता है और 200 रुपये केंद्र इसमें देता है। ठीक है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगली योजना है कन्या सुमंगला योजना। इसका संचालन जो है महिला कल्याण विभाग द्वारा होता है। और इसके लाभ की बात करें तो अधिकतम किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों एवं किसी महिला को यदि पहले प्रसव से बालिका व दूसरे प्रसव से जुड़ा हुआ बालिकाएँ हों तो तीनों को लाभ देने का प्रावधान है। यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका को गोद ली गई है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं लाभान्वित होंगी। ठीक है। शुभारंभ की बात करते हैं तो 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया। लागू हुआ 1 अप्रैल 2019 से 6 श्रेणियों में। इसमें वित्तीय सहायता की बात करें तो जन्म से लेकर बेटी के स्नातक शिक्षा को पूरी होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा देने का प्रावधान है। प्रमुख तथ्यों की बात करें तो लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय जो है 3 लाख रुपये इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है। इसके बाद बजट में अगर देखते हैं आवंटन तो 1200 करोड़ रुपये का राशि आवंटित किया गया है राज्य बजट के द्वारा। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। इसकी मंजूरी जो है 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किया गया। सहयोग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अति कुपोषित बच्चों हेतु प्रत्येक ब्लॉक CSC और PSC में सुपोषण घर की स्थापना की गई। ठीक है। व्यय अनुमान की बात करें तो 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर पर प्रति माह 16,800 रुपये व्यय का अनुमान किया गया है। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के रूप में चयनित आकांक्षात्मक जिले जो हैं वो कौन कौन से तो देखिए चंदौली है, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर व गोंडा। इसके बाद चित्रकूट। इतने जिले जो है चयनित किए गए हैं इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं तो शुभारंभ इसका हुआ एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया। इसकी विशेषता की बात करें तो ODOP के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयवों की संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना मेन इसकी विशेषता रही है। प्रमुख अवयव में बात करें तो कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण आदि इसके प्रमुख अवयव हैं। प्रमुख तथ्यों में समान सुविधा केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं देखभाल का कार्य स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV द्वारा इसका क्रियान्वित किया गया। ठीक है। मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना, संवर्धित मुख्यमंत्री किसान एवं संवर्धित बीमा योजना नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं। इसका उद्देश्य जो है राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। पात्रता में बात करें तो ऐसे मुखिया या फिर रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य है, जो खातेदार या सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज है, या जिनकी पारिवारिक आय 75,000 रुपये से कम है। ठीक है। इसमें मुआवजा जो है पात्र मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु या फिर दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। पात्र मुखिया रोटी अर्जन के स्वयं तथा परिवार के सभी सदस्यों की दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज अथवा आवश्यकता पड़ने पर 1 लाख रुपये तक के कृत्रिम अंग लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। मुख्यमंत्री किसान संवर्धित बीमा योजना के प्रमुख तथ्यों की बात करें तो BPL परिवार भी योजना के पात्र हैं। आय प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के तहत इसमें 2 संबंधित कंपनियां हैं। ठीक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और 2 और हैं, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। इसके बाद अगर इसमें बात करें तो पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना पर नज़दीकी चिकित्सालय में 25,000 रुपये तक का प्राथमिक इलाज कराने की सुविधा भी प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत शामिल प्रमुख दुर्घटनाओं की बात करें तो जंगली जानवरों से आक्रमण, जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, किसी भी प्रकार से हाथ पैर कट जाना, विषाक्तता, गैस सिलेंडर से फटने के कारण विस्फोट, भूकंप, आकाशीय बिजली, आकस्मिक दुर्घटना और गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, कुत्ता काटने से मरना, किसी भी टकराव अथवा गिरने के कारण चोट, रेल, रोड, वायुयान से दुर्घटना आदि इसमें इसके तहत दुर्घटनाएं शामिल की गई हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, आवश्यकता क्या है तो इसमें देखिए शिक्षित और युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया गया। उद्देश्य इसमें जो है बेरोजगार युवक को या युवतियों को उद्योग क्षेत्र की इकाई में स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपये तक ऋण का प्रावधान, सेवा क्षेत्र यथा कंप्यूटर केंद्र, टेंट हाउस आदि खोलने हेतु जो है 10 लाख रुपये तक का ऋण का प्रावधान किया गया। ठीक है। पात्रता इसमें 18 से 40 आयु के वर्ग मध्य जो है पात्र हैं लोग, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल हो, साथ ही किसी राष्ट्रीय बैंक संस्था में डिफाल्टर न हो। ऋण प्राप्त करने में कम परियोजना की लागत इकाइयों की प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं तो लागू तिथि है 30 जनवरी 2018। 100% राज्य सरकार द्वारा वहित है और इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में 369 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। इसके बाद पात्रता की बात करते हैं तो गांव में निवास करने वाले छत विहीन, आश्रय विहीन वह परिवार जो कालाजार से प्रभावित हों। ठीक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित परिवार हों या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्रता से आच्छादित हों। ठीक है। ये सारे लोग पात्र हैं। ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रमुख तथ्य की बात करें तो आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर जिसमें रसोई घर भी शामिल तथा आवास की लागत राशि जो है सामान्य क्षेत्रों में 1.2 लाख तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपए इसमें है। ठीक है। आवास के 7 शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन अथवा मनरेगा के अंतर्गत इसमें आता है। आवास का आवंटन जो है प्राथमिकता के आधार पर परिवार की महिला सदस्य को दिया जाता है या संयुक्त रूप से पत्नी के नाम या फिर महिला सदस्य के न होने पर पुरुष को आवंटन किया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में संशोधन किया गया तो संशोधन की स्वीकृति जो है 16 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया। संशोधन है तो पात्रता इसमें लाया गया कि सहरिया, कोल एवं थारू श्रेणी के पात्र के निर्धन लाभार्थियों को शामिल इसमें किया गया। ठीक है। विशेषता की बात करते हैं तो आवास विहीन या कच्चे जर्जर आवासों को उनमें निवास कर रहे थारू, सहरिया, कोल समुदाय के गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना इसका मेन विशेषता है। इसके बाद मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के देख लेते हैं तो इसमें देखिए 29 मई 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लागू इस योजना के तहत प्रदत्त राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रमुख तथ्यों में देखते तो बढ़ी हुई बीमा की राशि 27 अक्टूबर 2017 से प्रभावी है। पूर्व नाम इसका था जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है तो दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में व्यापारियों द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उनके परिवार को बीमा राशि प्रदान कराने की इसमें व्यवस्था की गई है। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना
इसके बारे में देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों को जो है शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करना, यानी कि रोकना, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, पात्रता इसमें देख लेते हैं और विशेषता। तो पात्रता इसमें कौन कौन है, तो खनिज, वन और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत एवं सेवा क्षेत्र, सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में जो है निर्धारित है। इसके बाद विशेषता में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक जनपद एक उत्पाद के तहत ODOP के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों की वरीयता देना। योजना के तहत स्थापित इकाइयों को अधिकतम 13% ब्याज उपादान का लाभ एवं 3 वर्षों तक अन्य सुविधाएं अनुमन्य इसमें है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 25 लाख रुपए देने का भी ऋण प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र विकास ग्राम विकास योजना, शुभारंभ इसका 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। शुभारंभ स्थल था अवध शिल्प ग्राम लखनऊ। ठीक है, क्रियान्वयन करता है ग्राम विकास विभाग द्वारा। इसमें जो है सीमावर्ती क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पर स्थित उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण विकास करना इसका मेन उद्देश्य है। वनटांगिया, मुसहर और थारू जनजाति आदि के वर्गों के बाहुल वाले ग्रामों का अस्थायी और समेकित विकास करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के प्रमुख तथ्यों में जो है देश की रक्षा में शहीद हुए सेना के अर्धसैनिक बलों को सैनिकों के ग्रामों में शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा। विशेषताओं की बात करें तो इन ग्रामों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। इन ग्रामों संपर्क मार्गों में जो है गौरवपथ होगा। इन ग्रामों में तोरण द्वार, शहीद हुए सैनिक की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शुभारंभ इसका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। आवश्यकता क्या पड़ा, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग की कन्याओं को विवाह हेतु जो है ये मेन इसकी योजना की आवश्यकता है। संचालन इसका जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। पात्र कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों और उनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे, इसका मेन विशेषता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रमुख तथ्य में देखते हैं तो विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना में शामिल है। प्रति जोड़े पर सरकार द्वारा 51,000 रुपये व्यय किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आयोजन जो है नगरीय निकाय यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएं जिन्हें जिला अधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जाएगा। ठीक है, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। विवाह के लिए महिला की न्यूनतम उम्र 18 से और पुरुष की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना, और ये 23 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना को आगामी 5 वर्षों के लिए लागू करने का निर्णय किया गया। यह योजना 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 तक लागू रहेगी। प्रमुख तथ्यों में देखते हैं तो बासमती चावल का निर्यात जो है दायित्व सिद्ध करने हेतु तो धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 45% रखा गया। नॉन बासमती चावल निर्यात के संदर्भ में निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु तो धान से चावल की रिकवरी जो का न्यूनतम 50% निर्धारित है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्यातकों को एपीडा यानी भारत सरकार की संस्था है और उसमें निर्यातकों में जो है एपीडा में कराए गए पंजीकरण को मान्यता प्रदान किया जाएगा और उन्हें प्रदेश में कृषक के रूप में कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। प्रत्यक्ष निर्यातक यदि किसान या उत्पादक संघ से क्रय करता है तो उसे 2.5% की छूट और आढ़तियों के माध्यम से क्रय करता है तो उसे 2% की छूट प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद अप्रत्यक्ष निर्यातकों को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो है पंजीकरण भी कराना होगा। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की बात करें तो 9 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2019 भी एवं आगामी वर्षों के लिए खरीफ एवं रबी फसल के मौसम में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस अवधि में यह योजना खरीफ एवं रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों पर लागू की गई। ठीक है, वित्तीय सहायता की बात करें तो इसमें प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुआई न कर पाने और फसल बुआई से कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदा या फिर कृमियों से फसल नष्ट होने, रोगों अथवा फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों में खेत में कटी फसल की क्षति स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में इसमें वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगा। अन्य विशेषताओं में देखें तो फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत बीमित राशि के रूप में निर्धारित की गई है। खाद्य फसलों हेतु कृषक द्वारा वाहिद प्रीमियम अंश खरीफ फसल हेतु बीमित राशि का 2% दिया जाएगा। रबी फसल हेतु 1.5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो। नकदी फसल हेतु जो बीमित राशि 5%। बीमा कंपनी कृषकों को देय क्षतिपूर्ति की राशि जो है बैंक खाते में सीधा जमा कराने की व्यवस्था किया गया है। उपयुक्त तरीके से हुए फसल की क्षति का आकलन फसल कटाई
प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर ही आकलित किया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो कृषकों द्वारा वाहित प्रीमियम अंश से अधिक फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अंतर्गत धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर बराबर वहन करेगी। ठीक है, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना ये लागू कब किया गया? तो गरीब और खरीफ और रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किया गया। ठीक है, इससे विशेषता की बात करते हैं तो जोखिमों के दृष्टिगत प्रदेश के सभी 75 जनपदों को 6-7 जनपदों के 12 समूह में विभाजित किया गया है। ठीक है, चयनित जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मौसम मापी यंत्र द्वारा कम वर्षा अथवा अधिक वर्षा, कम अधिक तापमान आदि का प्रतिदिन आंकड़ा एकत्र किया जाएगा और इन्हीं एकत्रित आंकड़ों के आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुसार क्षति का आकलन पर कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान उनके सीधे बैंक खाते में किया जाता है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा ये क्या है? तो इसका शुभारंभ देखते हैं। तो शुभारंभ इसका 13 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस सेवा का फ़ोन नंबर है 108। ठीक है, और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के द्वारा एम्बुलेंसों की उपलब्धता जो इसमें सुनिश्चित की जा रही है। इस सेवा का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में स्थापित किया गया है। विशेषता में देखते हैं तो सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित है। ट्रांसपोर्ट, वेंटिलेटर, मल्टीपैला मॉनिटर आदि उपकरणों से भी लैस है। GPS सिस्टम से मॉनिटरिंग किया जाता है। चिकित्सा यानी हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा यह संचालित है मई 2021 से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना शुभारंभ इसका हुआ 8 अगस्त 2017 को। संचालन अवधि की बात करें तो वर्ष 2017-18 से लेकर 2021-22 तक। ठीक है, क्षेत्र इसके अंतर्गत जो आ रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जिलों में जो है संचालित किया जा रहा है। लाभार्थी इसमें कृषक एवं कृषक मजदूर होंगे। परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता जहां लघु सीमांत कृषक आदि अनुसूचित जाति कृषक, अनुसूचित जनजाति कृषक एवं भू आवंटियों की अधिकता हो। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के प्रमुख तथ्यों की बात करें तो इसका चयन आधार होगा जलसमेट क्षेत्र के आधार पर होता है। जल समेट क्षेत्र पर विशेषता है चयनित परियोजना के क्षेत्र के 100% अनुदान बीहड़ अथवा बंजर भूमि सुधार और जल भराव क्षेत्र का उपचार मनरेगा के तहत क्रियान्वित किया जाता है। कृषि अथवा वानिकी के साथ साथ उपचारित क्षेत्र में 50% अनुदान पर फसलों उत्पादन कार्य पर भी संपादित किया जाता है। प्रमुख कार्यों में देखें तो बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकासी हेतु नाले का निर्माण आदि इसमें प्रमुख कार्य हैं। इस योजना के लाभ की बात करें तो संचालित होने से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, जिसके फलस्वरूप कृषकों की आय में वृद्धि की जाती है। ठीक है, श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और उनका सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक विकास करना आदि उद्देश्य इसका मेन रहा है किसका? नया सवेरा योजना का। ठीक है, श्रमिक बच्चों की संख्या इसमें बात करें तो योजना के प्रारंभ के समय 21.7 लाख अनुमानित है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये शुभारंभ कब हुआ? श्रमिक 16 जून 2017 को श्रम विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया। प्रभावी क्रियान्वयन और अनुसरण की बात करें तो ब्लॉक स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण समिति द्वारा और जिला स्तर पर जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। ठीक है, बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों के चिन्हित ग्रामों यानी हॉट स्पॉट को बाल श्रम से मुक्त किए जाने हेतु जो है डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसकी विशेषता की बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध कर इनको विद्यालय भेजना और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाना इसकी मुख्य विशेषता रही है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं तो योजना है सबला योजना। शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2011 को। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था और उद्देश्य था 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार हेतु यह शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगली योजना है नया सवेरा विकास योजना। ये शुभारंभ हुआ था 18 अगस्त 2012 को। ब्याज रहित ऋण प्रदान कराना इसकी मुख्य विशेषता थी। वर्तमान नाम इसका हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ये था और इसमें जो है 30,000 रुपये की वार्षिक चिकित्सा मदद वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। इसके बाद 2000 से 2001 में शिक्षा मित्र योजना शुरुआत किया गया। उत्तर प्रदेश में शुरुआत कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था। फरवरी 2006 में पंचायत मित्र योजना शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश में और 10 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 स्वीकृति की गई 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। निवेश इसमें 100 करोड़ रुपए तक के पूंजी निवेश का प्रस्ताव और इसमें अधिक निवेश है तो राज्य कैबिनेट के
समक्ष जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सब्सिडी इसमें कैपिटल सब्सिडी 3 समान वार्षिक किस्तों में देने की व्यवस्था की गई है। उच्च स्तरीय समिति का गठन जो है नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी को प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन कर इसकी संस्तुति किया जाता है कार्यान्वयन। ठीक है, लागू ये 16 मई 2021 से 6 माह की अवधि के लिए वैध है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन संवर्धन नीति 2021 के उद्देश्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उपलब्ध के क्षेत्र में चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, उत्तर प्रदेश में जो है ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य रहा था। प्रमुख उपकरण की बात करें तो इसमें जो है लिक्विड ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक टैंकर, जियोलाइट ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन भंडारण और परिवहन उपकरण आदि इसके प्रमुख उपकरण हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कैपिटल सब्सिडी की बात करते हैं तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 25%, मध्यांचल में 20% और पश्चिमांचल में 15% की कैपिटल सब्सिडी प्रदान किया जाता है। प्रमुख तथ्यों में बात करें तो कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष अवस्थापना और औद्योगिक विकास हेतु आयुक्त होंगे। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 मंजूरी इसकी 25 जनवरी 2021 को मुख्य उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया और अवधि अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक ये जो है रहेगा डेटा सेंटर नीति। इसकी विशेषता क्या, डेटा सेंटर इकाइयों के आसपास सबसे बड़ी संख्या में सूचना औद्योगिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों की स्थापना, 3 संभावित डेटा पार्क तथा 10 डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापना, लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और 10,000 से 20,000 लोगों को लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की संभावना इसमें है। ठीक है, अगली नीति है उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 से स्वीकृति 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया। उत्तर प्रदेश की निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा जो संपादित है और पशु क्रय विक्रय हेतु हाट पोर्टल का विकास किया जाएगा। कृषकों की आयु दोगुना होगी इससे और कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति से अनाच्छादित सभी अवयवों को जो है इसमें अंगीकृत किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश निर्यात नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं तो इसमें हस्तशिल्प आता है, हस्तशिल्प और पर्यटन, शिक्षा, सेवा क्षेत्र, रक्षा उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स है, कास्ट उत्पाद है, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद है, कालीन एवं दरियाँ, चर्म उत्पाद, हैंडलूम, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद, इतने सारे फोकस क्षेत्र इसके अंतर्गत लिए गए हैं। ठीक है, और इस निर्यात नीति के तहत जो है रणनीति की बात करें तो निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से करना जिससे निर्यात संबंधी प्रपत्रों को शीघ्र निस्तारण एवं निवारण हो सके। मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास एवं प्रोत्साहन, निर्यात योग्य उत्पादों की भौगोलिक संकेतक GI पंजीयन प्रदान करने में जो है सहयोग करना, B2B एक्सचेंज की स्थापना जिससे राज्य के लघु एवं छोटे उद्यमी भी ऑनलाइन व्यापारिक सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। सेवा क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान करना, उत्तर प्रदेश में निर्यात एवं निर्यातकों हेतु विश्लेषणात्मक डाटाबेस का निर्माण करना। अब निर्यात नीति का उद्देश्य क्या क्या है तो निर्यात नीति के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थानों एवं निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता एवं सेवाएं प्रदान करना। इसके बाद राज्य में निर्यात वृद्धि हेतु जो है तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास करना आदि इसका मेन उद्देश्य रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत यह नीति जो है वो संपूर्ण राज्य में प्रभावी हो गई। इसके तहत बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए मान्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्यों की बात करते हैं तो देखिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना इसका मेन है लक्ष्य रखा गया। प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स EMC की स्थापना करना लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना, फैब इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश आकर्षित करना, प्रदेश में लगभग 4 लाख रोजगारों के अवसर प्रदान करना, प्रदेश में घरेलू अथवा विदेशी निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण के पार्क की स्थापना करना, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरण में से भूमि खरीदने पर तत्समय प्रचलित सेक्टरों के दरों पर 25% की भूमि उत्पादन करना। इसके बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के भूमि संबंधी उपादान के प्रावधान तो बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र के लिए 50% है। ठीक है, भूमि उपादान कुल परियोजना लागत 7.5% या 75 करोड़ रुपए जो भी कम हो उसकी सीमा तक प्रदान किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि IEDA के जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना किया जाएगा जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है,
अब इसके अंतर्गत 3 जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण है तो उसमें पहला गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है, दूसरा देखते हैं कि बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, और तीसरा लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर। ये 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब अन्य सुविधाओं की बात करते हैं तो समस्त ESDM इकाइयों के अधिकतम 10 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 50% की छूट दिया जाएगा। 200 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयों को अधिसूचित बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण के ब्याज की दर पर 5% प्रति वर्ष ब्याज के उपादान की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए सीमा तक होगा। ठीक है, सकल घरेलू पेटेंट हेतु जो है 5 लाख रुपए, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु 10 लाख रुपए तक का सीमा का पेटेंट फाइलिंग लागत की 100% प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर करना इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद सड़कों, ऊर्जा, जलापूर्ति, परीक्षण सुविधा इत्यादि आधारित सुविधाओं के विकास पर निहित EMC का 50% योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस नीति के तहत पूंजी उत्पादन सरकार द्वारा जो गठित समिति के आधार पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 अनुमोदन इसका जो है 8 जुलाई 2020 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया। ठीक है, और अवधि जो है ये अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए नीति बनाया गया स्टार्टअप नीति। वित्त पोषण या CDB के साथ 1000 करोड़ के स्टार्टअप के फंड तथा यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना तथा इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक समित ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था इसमें किया गया। ठीक है, विशेषताओं की बात करते हैं तो युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता बनाने में सहायक भूमिका निभाएगी, और इस नीति में लगभग 50,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार एवं 1 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्यों की बात करते हैं तो देखिए, स्टार्टअप को 8 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश में शीर्ष 3 राज्यों में लाना। ठीक है, इसके बाद भारत के सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में किया जाएगा, ये इसका मेन उद्देश्य रहा है, प्रमुख लक्ष्य रहा है। ठीक है, इसके बाद प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स के तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 इंक्यूबेटर की स्थापना करना, राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना, अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन करना आदि उद्देश्य लक्ष्य है इसी। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में संशोधन किया गया, उसको देख लेते हैं। 5 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नीति में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2016 में प्रख्यापित उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति का मुख्य उद्देश्य न्यूज वेबसाइट अथवा पोर्टल्स को शासकीय विज्ञापन प्रदान किए जाने पर का नियमन है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं प्रमुख पहले संशोधन, समावेश प्रमुख संशोधन। तो देखिए, प्राथमिक सुविधाओं के समावेशन हेतु प्रमुख संशोधन क्या किया गया तो प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किए जाने के निमित्त वेबसाइट को उनके 2 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की नीतियों के अनुसार वेबसाइटों को विज्ञापन प्रदान करने तो हिट्स की संख्या को 2.5 लाख से 0.5 लाख कर दिया गया घटाकर। ठीक है, वेबसाइट की 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। संशोधन नीति के अंतर्गत वेब मीडिया में विज्ञापन अधिकतम 1 वेब पृष्ठ प्रति वेबसाइट के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। वेबसाइट की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत एवं विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स गूगल एनालिटिक्स, कॉमस्कोर के द्वारा किया जाएगा तथा गणना का आधार यूनिक यूजर कोड होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो उत्तर प्रदेश कार्यनीति की हेतु जो है 2019 में लागू करने हेतु मंजूरी दिया गया कब 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना, किसानों की आय की वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना, उसके प्रबंधन को संबंधित बाधाओं को दूर करना इसका मेन उद्देश्य रहा है। ठीक है, विशेषताओं में देखते हैं तो कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य है, अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन करना और रोग मुक्त क्षेत्रों को जो है विकसित करना, ये उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 के कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अब कुछ प्रमुख लक्ष्य की बात करते हैं कृषि नीति में। तो देखिए, कृषि निर्यात नीति में तो ताजे फल एवं सब्जियों की निर्यात है तो लंबी दूरी के समुद्री प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना है, इसका लक्ष्य है। और राज्य कृषि निर्यात में वृद्धि हेतु जिले और जिलों के समूह क्षेत्रों को क्लस्टर बनाना मेन प्रमुख तथ्य में आता है। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों से जोड़ने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन संकुलों के पास ही नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी स्थापित किया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 की बात करते हैं तो पूरक नीति था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के पूरक के रूप में तैयार किया गया। ठीक है, मंजूरी कब दी गई तो 6 अगस्त 2019 को। इसके बाद इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन द्वारा विद्युत आधारित गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति बनी। प्रदूषण को कम करने तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस नीति को प्रख्यापित किया गया। ठीक है,
उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 की बात करते हैं तो आवश्यकता क्या थी? पर्यटन की असीम संभावनाओं के मद्देनजर रखते हुए 5 वर्ष के लिए लागू किया गया। उद्देश्य था उत्तर प्रदेश को शीर्ष पर्यटन राज्य के रूप में स्थापित करना, इसका मेन उद्देश्य रहा था। प्रथम पर्यटन नीति 1998 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रथम पर्यटन नीति घोषित किया गया था। जनसाधारण की उद्यमशीलता को प्रोत्साहन, पर्यटन के माध्यम से सतत विकास, समाज के लिए समावेशी विकास के लिए इसका मेन उद्देश्य रहा था। पर्यटन नीति के प्रमुख प्रपथ की बात करें तो 1998 प्रथम पर्यटन नीति 1998 के तहत ब्रिज प्रपथ मथुरा, वृंदावन, आगरा, श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़ा क्षेत्र है। बुंदेलखंड पर्वत, झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजर, चित्रकूट तथा निकटवर्ती क्षेत्र इसमें आते हैं। बौद्ध पर्वत, भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थल। विंध्य पर्वत, विंध्याचल और सोनभद्र से जुड़ा क्षेत्र। अवध पर्वत, लखनऊ तथा प्रयागराज व उनके मध्य का क्षेत्र। वन इको साहसिक पर्यटन पर्वत और जल विहार पर्वत ऐसे क्षेत्र जहाँ जल कीड़ा संभावना है। पर्यटन नीति उत्तर प्रदेश की 2016 की बात करें तो इसमें हेरिटेज आर्क, आगरा, लखनऊ, वाराणसी पर क्षेत्र है। महाभारत पर्वत, महाभारत काल से जुड़े हुए स्थल। रामायण परिपथ की बात करें तो रामायण से उल्लेखित स्थल। जैन पर्वत, जैन धर्म से जुड़े स्थल हैं। और सूफी पर्वत, सूफीवाद से जुड़े प्रमुख स्थल हैं। स्वतंत्रता ग्राम संग्राम पर्वत, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल हैं। क्राफ्ट, क्यूजीन, कल्चर ट्रेन, हस्तशिल्प, व्यंजन एवं विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के प्रमुख बिंदुओं में जो है सालाना 5,000 करोड़ रुपए का नया निवेश, 5 लाख प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार अवसर पैदा करना, घरेलू पर्यटकों के आगमन में सालाना 15% और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 10% वृद्धि करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास करना, प्रदेश में 1 लाख पर्यटकों को राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव विहारों की तरफ आकर्षित करना, 10 हेरिटेज भवनों को प्रतिवर्ष हेरिटेज होटलों में तथा पर्यटन लैंड बैंक का सृजन करना, स्थानीय उद्यमिता को मेले तथा पर्वों के माध्यम से आकर्षित करना आदि इसके जो है 2018 के प्रमुख बिंदु रहे। अब बात करते हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 2020-21 तो राजगोपाल वर्मा को सेवानिवृत्त उपनिदेशक और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के इनको दिया गया। ठीक है। ये कहाँ तो लखनऊ में दिया गया। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए प्रदान किया था। कब सम्मान किया? 14 मार्च 2021 को। श्री वर्मा को यह पुरस्कार उनकी मौलिक नीति बेगम समरू का सच गद्य के लिए प्रदान किया गया। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान 2020 तो अक्टूबर 2021 में जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित पुरस्कार एवं प्राप्तकर्ता की सूची तो सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर मंजरी शुक्ला, सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान श्याम पल्लट पांडे, अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान डॉक्टर अनिता भटनागर जैन, राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान रविंद्र प्रताप सिंह, जगपत चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान कल्पना कुलश्रेष्ठ, उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान सिराज अहमद को, लली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान जो है ये श्याम नारायण श्रीवास्तव को प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020-2021 के वर्ष 2020 के लिए प्रमुख पुरस्कार बात करते हैं तो भारत भारती सम्मान पुरस्कार राशि 8 लाख रुपए दिया जाता है। पांडे शशि भूषण सीतांशु को दिया गया अमृतसर के। लोहिया साहित्य सम्मान प्राप्त पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए डॉक्टर राम कठिन सिंह लखनऊ में। हिंदी गौरव सम्मान जो है 5 लाख रुपए इसमें प्रदान किया जाता है। भगवान सिंह को दिया गया गाजियाबाद के हैं। महात्मा गांधी साहित्य पुरस्कार सम्मान इसमें भी 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। महेंद्र मधुकर को दिया गया मुजफ्फरपुर बिहार में। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए देवेंद्र दीपक को दिया गया। अवंती बाई साहित्य सम्मान पुरस्कार राशि में 5 लाख रुपए डॉक्टर सीतेश आलोक को दिया गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार सम्मान जो है ये गुजरात प्रांतीय राज्यसभा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया। ठीक है। कला भूषण सम्मान 2.5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। सुशील कुमार को प्रदान किया गया। इसके बाद मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय पुरस्कार सम्मान इसमें 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। डॉक्टर रामकृष्ण को दिया गया लखनऊ के। ठीक है। इसके बाद साहित्य भूषण पुरस्कार राशि दी गई 2.5 लाख रुपए इसमें मूसा खान आशांत बाराबंकी के, दयानंद जड़िया, डॉक्टर मंजू शुक्ल, शिवाकांत मिश्र, धीरेन्द्र वर्मा, केशव प्रसाद वाजपेयी रायबरेली के। इसके बाद रामकरण मिश्र सैलानी, सतीश आर्य और सुशील कुमार पांडे को दिया गया। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान 2020 की बात करें तो ये प्रदान किया गया जनवरी 2022 में। उत्तर प्रदेश कथाकार शिव मूर्ति को 2021 के लिए। विजेता को प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र तथा 11 लाख रुपए राशि प्रदान किया जाता है। प्रमुख तथ्य की बात करें तो यह पुरस्कार इफ्को द्वारा 2011 में जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान पुरस्कार राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान 2020 इसमें पुरस्कार राशि जो है वह 2 लाख रुपए है। ठीक है। यह प्रदान किया गया 25 जनवरी
2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और किसको दिया गया? डॉक्टर शिवम अंबर, फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश के हैं, तो इन्हें शिवम अंबर को दिया गया। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021, तो इसमें कुछ प्रमुख बच्चे हैं जो सम्मानित किए गए। तो अभिनव कुमार चौधरी को सम्मानित किया गया सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, चंद्रधारी सिंह चौधरी खेल के क्षेत्र में, जिया राय खेल के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। ठीक है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की बात करें तो पद्म विभूषण की बात करें तो 2022 का है ये। राम राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा में दिया गया। कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में दिया गया। ठीक है। इसके बाद पद्म भूषण की बात करें तो राशिद खान कला के क्षेत्र में, वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, शिवानंदा अन्य योगा के क्षेत्र में, अजय कुमार सोनकर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, अजीता श्रीवास्तव कला के क्षेत्र में, डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद पद्मश्री की बात करें तो कमलिनी अस्थाना एवं नलिनी अस्थाना कला के क्षेत्र में, शिवनाथ मिश्रा कला के क्षेत्र में, शीशराम कला के क्षेत्र में, सेठ पाल सिंह अन्य कृषि में और विद्या बिंदु सिंह साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया। रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार वर्ष 2020-21 प्रदान किया गया 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश स्थापना अवसर के दिवस पर। और किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। किसको दिया गया? तो कुल 18 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें से 8 महिला और 10 पुरुष है। प्रत्येक खिलाड़ी को कांस्य प्रतिमा एवं 3,11,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त करता सामान्य वर्ग में देखें तो स्वर्णिमा जायसवाल हैंडबॉल, साक्षी जौहरी विशु खेल से संबंधित है, हिमानी सिंह शूटिंग, वंदना कटारिया हॉकी और प्रियंका जो है एथलेटिक्स से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार वेटरन वर्ग में विमला सिंह एथलेटिक्स, आकांक्षा चौधरी शूटिंग, दिव्यांगजन में सामान्य वर्ग ज्योति तीरंदाजी। लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करता नितिन तोमर कबड्डी के क्षेत्र में, गौरव बलियान कुश्ती, पुनीत कुमार रोइंग और सूरज यादव वुशु। वेटरन वर्ग में राजकुमार कुश्ती, कुलदीप कुमार एथलेटिक्स। इसके बाद लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करता दिव्यांगजन में देखें तो अबू हुबैदा बैडमिंटन, वरुण सिंह भाटी एथलेटिक्स, सचिन चौधरी पावर लिफ्टिंग। इसके बाद आकाश जो है शूटिंग में प्रदान किया गया। स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड, इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक श्रेणियाँ आती हैं और ये 2 जनवरी 2021 में प्रदान किया गया युवा कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड व्यक्तिगत श्रेणी के लिए 10 लोगों को प्रदान किया गया। इंसिका बंसल आगरा से हैं, कलीम अताहर पीलीभीत, शुभम मिश्रा लखनऊ, अजीत कुमार लखनऊ, रविकांत मिश्रा फतेहपुर, सागर कसाना गाजियाबाद, कृष्णा पांडे गोरखपुर, केतन मौर्य झांसी, प्रवीण कुमार गुप्ता अम्बेडकर नगर और अंकित मौर्य लखनऊ से इनको लोगों को प्रदान किया गया। ठीक है। स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड सामूहिक श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो है युवा मंगल दल को प्रदान किया गया, भावपुर चौखंडी अराइजी लाइन वाराणसी। ठीक है। महिला मंगल दल को मरुई अराइजी लाइन वाराणसी को प्रदान किया गया। नंद बाबा पुरस्कार भारतीय गोवंश की गाय के माध्यम से सर्वाधिक दूध उत्पादन हेतु दुग्ध संघ मथुरा की दुग्ध समुद्र के भूड़ा सानी से सदस्य हरेंद्र सिंह को जो है नंद बाबा पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 2020 द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो विश्व भारती पुरस्कार, इसमें राशि 5,01,000 रुपये प्रदान किया। किसको दिया गया? ओम प्रकाश पांडे को। ठीक है। 2 अगस्त 2021 में दिया गया और उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा जो लखनऊ द्वारा प्रदान किया गया। गोकुल एवं नंद बाबा पुरस्कार यह प्रदान किया गया 24 जनवरी 2021 को। ठीक है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन वृद्धि के कृषकों को बढ़ावा देने के लिए 2018-19 हेतु जो पुरस्कृत किया गया। गोकुल पुरस्कार, नंद बाबा पुरस्कार इसके प्रमुख पुरस्कार है। गोकुल पुरस्कार प्रथम पुरस्कार दुग्ध संघ लखीमपुर खीरी और दुग्ध समित बेलवा मोती सदस्य वरुण सिंह को प्रदान किया गया और द्वितीय पुरस्कार दुग्ध संघ गोरखपुर की दुग्ध समित महापौर सदस्य धीरेन्द्र सिंह को प्रदान किया गया। ठीक है। वर्ष 2020 से अन्य पुरस्कार महर्षि वाल्मीकि डॉक्टर किशन लाल गौड़ को दिया गया। महर्षि नारद पुरस्कार समुद्रगुप्त श्रीधर वर्लेकर जो कि नागपुर महाराष्ट्र के इनको दिया गया। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे वाराणसी को प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। सबसे पहले कानपुर की देखते हैं। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में प्रदेश में प्रस्तावित 7 IT सिटी में से एक कानपुर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी ग्रीन पार्क स्टेडियम जिसको कहते हैं कानपुर में। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान पावर सिटी साइबर सिटी कानपुर में। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की एक इकाई है कानपुर में। कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया आदि आता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने देश का अपना पहला मॉडल सेंटर बनाया। ठीक है, इसके बाद कानपुर नगर जो है ये है, इसके इधर कानपुर देहात है, इधर कन्नौज है, इधर हरदोई है, इधर उन्नाव है, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिले लगते हैं। ठीक है, इसके बाद वाल्मीकि आश्रम कानपुर में, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, निकिटा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच स्थित है, बल्हापारा झील है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958, जेके मंदिर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, चकेरी हवाई अड्डा, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क, विकास पार्क, HBTI, इसके बाद बिठूर आश्रम। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपीडा, ये सारे कानपुर में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, जेके कैंसर संस्थान, कानपुर का उपनाम है चर्म नगर या उद्योग नगर। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान है। कानपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र है पत्र, नवोदित, विश्वामित्र, जय भारत आदि। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। कानपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र है जो कि राष्ट्रमत और नागरिक आदि हैं। पाक्षिक पत्रिकाओं में देखें कानपुर टाइम्स है। मासिक पत्र पत्रिकाएं भारतीय शिक्षा, श्रमजीवी उद्योग है, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है। भारत के प्रदेश के 7 इनलैंड कंटेनर डिपो कानपुर में है और राजकीय चर्म संस्थान है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आदि, ये सारे कानपुर में स्थित हैं। ठीक है, लखनऊ की बात करते हैं। देखिए लखनऊ में जो है सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र है, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये गोमती नदी किनारे तट पर स्थित है। लखनऊ मंडल से संबंधित जिलों की संख्या टोटल 6 है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। यह प्रदेश की राजधानी है। विधानसभा और उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। न्यायिक अनुसंधान में प्रशिक्षण केंद्र है। प्रदेश के 6 औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से एक स्थित है। राज्य स्तरीय और सौर ऊर्जा पार्क है। एशिया का प्रथम DNA बैंक भी स्थित है यहीं पर। महाराजा बिजली पासी का किला है। काकोरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज है। प्रदेश में आदर्श कारागार 1949 में बनाया गया। नारी बंदी निकेतन है 1867 से। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है। क्षेत्रीय साइंस सिटी है। IT सिटी एवं सूचना प्रौद्योगिकी भाग है, पार्क है। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। प्राणी उद्यान प्रदेश में स्थापित 3 में से एक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, एग्रो पार्क, इंडियन टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो फॉरेंसिक लैब 2 में से एक है। साइबर थाना 2 में से एक है। देश में 5वां मेमोरी लैब, चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क प्रस्तावित है। प्रदेश में 3 हज हाउस में से एक यहाँ पर है। रमाबाई अंबेडकर मैदान है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है। कृषि संयंत्र कारखाने हैं। ठीक है, इसके बाद मान्यवर कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। इसके बाद इससे जुड़े जो जिले की बात करें तो सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव 4 जिले इसके टच करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में और बात करते हैं तो स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड होगा। कृषि संयंत्र कारखाने हैं। जामदानी, जरोदरी और चिकन का काम यहाँ पर होता है। गजक एवं रोड़ी उद्योग है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जैविक पशु जैविक औषधि संस्थान, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विद्यालय उत्तर प्रदेश, राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, KD सिंह बाबू स्टेडियम, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, मेसर्स एशिया बायो एनर्जी चेन्नई द्वारा जो है लखनऊ में कूड़े कचरे से संबंधित 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगाया जा रहा है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र जो कि कुकरेल वन कहलाता है। ये सारी यहीं पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या अधिक आबादी वाले प्रदेश के नगरों में प्रथम स्थान पर है। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। ठीक है, कला एवं संस्कृति से संबंधित अकादमी राज्य कला अकादमी है। इसका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंद्र नाटक अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान आदि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। कला एवं हस्तशिल्प ये यहीं पर है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, हार्टिकल्चर यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ
फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थित है। ये सारी चीज़ें लखनऊ में है, ठीक है। प्रयागराज की बात कर लेते हैं। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, MNNIT, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, IIIT प्रथम है। JB पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र झूसी में, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, जवाहर नक्षत्रशाला आनंद भवन में, कांच बालू उत्पादन में अग्रणी है जिला। साप्ताहिक पत्र यहाँ पर राष्ट्रभाषा संदेश इफको फूलपुर में स्थापित है इसका। नैनी में जो है GEC हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, भारत पंप कंप्रेसर्स लिमिटेड, वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म ITI, ठीक है। ये सारी चीज़ें नैनी में स्थित है। इसके बाद दैनिक समाचार पत्रों में जो है भारत, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, अमृत प्रभात, यूनाइटेड भारत, निराला आर्ट गैलरी यहीं पर है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयाग संगीत समिति। इसके बाद राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तान अकादमी आदि प्रयागराज में स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यहाँ पर स्थित है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये है, सर्वाधिक विधान सीटों वाला भी जिला है, 12 है टोटल। औद्योगिक न्यायाधिकरण है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय इलाहाबाद में, भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद में, अक्षय वाट अकबर किले में स्थित इलाहाबाद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। राजकीय मुद्रणालय प्रदेश के 4 में से एक यहाँ पर स्थित है। सूचना टेक्नोलॉजी पार्क अथवा ITCT प्रस्तावित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। राज्य द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में रूप में विकासाधीन है, राज्य के 5 शहरों में से एक। मासिक पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो अध्यात्म, बाल सखा, कहानी, कथा, हिंदुस्तानी, समसामयिक घटना, नवत्र समाचार पत्र आदि जो है इलाहाबाद में स्थित हैं। आगरा की बात करते हैं। आगरा में जो है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है, कार्यरत फॉरेंसिक लैब जो लखनऊ के साथ आगरा में भी है। साइबर थाना प्रदेश में दूसरा है। साइबर क्राइम हेल्थ साइबर लैब है। कीठम झील, सूर सरोवर पक्षी विहार, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, ताज महोत्सव फरवरी माह में, सुलह कुल महोत्सव आगरा में, स्टेट टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आगरा में, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में, ठीक है। केंद्र के सहयोग से निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आगरा में। आगरा मंडल के अंतर्गत आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी जिले आते हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा है। बटेश्वर मेला यहीं पर, जिसको पंच मेला, ऊंट मेला, नवरात्र और गढ़गौड़ मेला, कैलाश मेला आदि मेला जो है आगरा में लगता है। दैनिक समाचार पत्र स्वराज्य टाइम्स, साप्ताहिक पत्र प्रेम प्रचारक। केंद्र द्वारा जो है सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ITCT प्रस्तावित है। मासिक पत्रिकाओं की बात करें तो छात्र शक्ति, नोक-झोंक, प्रतियोगिता दर्पण, साहित्य लोक, साहित्य संदेश, विज्ञान लोक, युवक आदि जो है यहीं से छपती हैं, ठीक है। सुलह कुल महोत्सव हो गया। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट यहीं पर है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है। प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र है। चमड़ा निर्यात एवं संवर्धन औद्योगिक पार्क यहीं पर स्थित है आगरा में, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल वीडियो जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। और आज ये जो है इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा यूपी स्पेशल बुक जो है ये एंड हो रहा है, ठीक है। आज ये लास्ट था इसका हम लोगों ने एंड किया। तो वीडियो तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में देकर फीडबैक दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।